तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिलेटेड हैं क्रिटिकल एंगल से। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट यूज्ड। तो किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। तो भैया इस कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ ग्लास कितनी दी गई है, ग्लास में वेलोसिटी कितनी गई है लाइट की वेलोसिटी, मतलब हमें v कितनी दी गई है, v हमें गिवन है जो कि कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई है। वहीं एंड सेकेंड आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इफ द रे ऑफ अ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है भैया, तो हमारे पास c कितनी दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। क्या दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आगे का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोल रहा है कि आगे अगर ये रे ऑफ लाइट पास होती है ग्लास से एयर में, किससे पास होती है भैया, ग्लास से एयर में। ठीक भैया, तो एक टाइप का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है जो हमें का सॉल्व करना है। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब भैया यहाँ क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है IC कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना है कि किस तरह से डिपेंडेंट रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर। तो भैया हम इससे पहले ही कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जिस लाइट का जितना ज़्यादा वेवलेंथ उसका उतना कब क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा और वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो चलिए भैया ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पकड़ते हैं भैया और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मालूम है, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू क्या होता है 1/μ, किससे 1/μ, और जनरली ये फॉर्मूला इस तरह से एग्जिस्ट करता है, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो क्या आ जाएगा R/d। ठीक, और अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसमें क्या लिख देते हैं D/R। तो जनरली ये फॉर्मूला याद रखे रहो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक, तो आगे मैं बढ़ता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक, अब जनरली मुझे क्या साइन IC तो हमें मालूम नहीं है भैया, यही निकालना है। इससे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा D/R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ D/R निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना, पता करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है C/V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ अ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कितनी स्पीड की लाइट है मीडियम में। तो C क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वहीं वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी अगर V की बात करूँगा तो किसी भी मीडियम में किसकी कितनी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी मीडियम में उसकी कितनी स्पीड है, ये क्या हो जाएगा फ्री स्पेस में बाय दी मीडियम, तो 2 × 10⁸ मीटर आ जाएगा। अब जनरली मैं इसे क्रिस क्रॉस कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा तो 1.5 आ जाएगा। तो म्यू हमारा कितना मिल गया 1.5 मिल गया। ठीक, म्यू इज इक्वल टू 1.5 डेंसर मीडियम का, मतलब ये किसका हो जाएगा डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मिल गया। तो जनरली मैं इसका कर दूंगा इन सबको रब, और मुझे याद रखना है 1.5। तो साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/1.5। अगर इसको इस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5 लिख सकता हूँ। और जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5, तो जनरली हमारे में सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो इसलिए हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 1/1.5, या फिर इसे क्या लिख सकता हूँ
इसे मैं 2/3 लिख सकता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ 1/1.5 को ऊपर भी 2 से डिवाइड कर इंटू कर देता हूँ और नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 लिख सकता हूँ। तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 की वैल्यू होती है 42 डिग्री। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा IC इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक, तो आ गया भैया, हमें जो चाहिए था मिल गया ऑफकोर्स। तो कितना डिग्री आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा क्रिटिकल एंगल। और वो कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही को समझ चुके हैं, जितना ज़्यादा वेवलेंथ मतलब उतनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसे भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, हमको सुनने में आया है। चलिए भैया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक, तो हमें क्रिटिकल एंगल कितना दिया गया है, क्रिटिकल मतलब IC दिया गया है 30 डिग्री, और हमें क्या कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम में क्या होगी V मीडियम, MEDIUM मीडियम में स्पीड कितनी होगी लाइट की। ठीक है भैया, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान है, मतलब इजी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को हैंडल अप कर देना है। सिंपल, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा साइन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक, साइन IC इस बार हमें मालूम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/μ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम हमें नहीं मालूम। ठीक, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, बट उसकी जगह हमें क्या मालूम है, इसकी जगह म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू C/V होता है, जनरली होता ही है। V हमें मालूम नहीं है, बट क्या मालूम है हमें C मालूम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ म्यू ऑफ D इज इक्वल टू C की जगह 3 × 10⁸ और वी डोंट नो, वही तो निकालना है। तो जनरली मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ म्यू ऑफ D, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा या फिर फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो इसकी मतलब इसकी जगह ये वैल्यू उसको भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू आ जाएगी इक्वल। तो साइन 30, अब साइन 30 की सबसे जगह बार बार उसी को उछल पुछल कर रहा हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया। साइन 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है, जो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अगर नहीं मालूम है तो आप सिंपल इसे इस तरह से निकाल सकते हैं जल्दीबाजी में, 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से चलता है। तो इसकी जगह 0/4, 1/4, 1, 2, 3, 4, इससे आप साइन की सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं ये इस ट्रिक से। अब इसको क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए सबको, 2 और ये 3 और ये 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आएगी, जैसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है साइन 0 डिग्री की। 30 की क्या हो जाएगी, अगर 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है। तो जनरली सबका इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। हमें 30 की जरूरत है, इसलिए क्या आ जाएगा मेरा 1/2, तो मैं क्या पुट कर दूंगा इसकी जगह 1/2, बार बार इसी। और म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम कितना आ गया हमारा 3 × 10⁸, और ऊपर में क्या चल देगा V चल देगा। ठीक, तो ये क्या चल देगा, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 3 × 10⁸²। तो ये कितना आ जाएगा, अपना सॉल्व कर देंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि हमारा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो हमें V ऑफ मीडियम निकालना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए भैया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही कर देते हैं। और थोड़ा बोर नहीं बोल सकते, गौर नहीं बोल सकते, मैं काला ही हूँ। टोर मोर लोर शोर ई मी की री। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा अपने भाषा में बोलूँ, मैं अपने गांव की भाषा में। चलिए भैया थोड़ा सा ट्राई करते हैं और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे भी माइंड अप हो जाएगा।
हाथ। तो अब हमारा नेक्स्ट कुछ नहीं है, दोनों क्वेश्चन हमें जो कंप्लीट करना था क्रिटिकल एंगल के रिस्पेक्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। आपको एक क्वेश्चन पिनअप भी मिल जाएगा इसी टॉपिक के रिलेटेड, आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में, और आपका इसका आंसर #ANS और बायो नेम। तो चल भैया हम स्टार्ट करी थे दूसरा क्वेश्चन अपन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक REFRACTIV रिफ्रैक्टिव या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक REFRACTION रिफ्रैक्शन फ्रॉम SPHERICAL स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक भैया। किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है कि स्फेरिकल सरफेस से कैसन होता है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस किसमें टॉपिक में जंप करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं भैया, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी समझा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जनरली एक बार और समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन या फिर एक टाइप के रिफ्रैक्टिव मीडियम, एक टाइप की कुछ भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्शन एक टाइप का फिनोमिना है जिसमें हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हमें ना मिलती भैया, उसकी जगह क्या मिलता है, ट्रैवलिंग ऑफ अ लाइट, मतलब उस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर जाएगी और उससे क्या होगा, या तो वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी या फिर बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। बट उस समय उसकी अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड जरूर कम हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रेज की बेंडिंग से हो जाती है। अब स्फेरिकल सरफेस जनरली रिफ्रैक्टिव या फिर रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल सरफेस एक टाइप के उस तरह से सरफेस होते हैं जिसका कर्व पार्ट, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एक टाइप का कर्व पार्ट इस सरफेस का, ठीक। ये कर्व पार्ट क्या होगा, स्फेरिकल होगा, जिसका कर्व पार्ट स्फेरिकल होगा उसके स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला जाता है, ठीक। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा हमारे स्फेरिकल सरफेसेस से, ठीक। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है हमारा कि इसमें क्या क्या लॉ, मतलब क्या क्या हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, क्या क्या हम इसमें यूज़ करेंगे इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ही एक टाइप का मैं अगर आपके लिए रिफ्रैक्टिव सरफेस बना देता हूँ, स्फेरिकल सरफेस, ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस हो जाएगा, ठीक। स्फेरिकल सरफेस, इसमें जो आउटर पार्ट है वो क्या है, स्फेरिकल है, बाकी का पार्ट जैसा भी रहे बाहर में जाए, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा भैया, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, हाँ भैया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा सेंटर। सेंटर जनरली क्या होगा, अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में एक और आ जाता है, इस पॉइंट को मतलब जहाँ पर से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, स्फेरिकल सरफेस को टच करेगा, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल। जनरली पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो हम पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं मिरर्स के केस में, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था। अब आता है इसी में एक ठोक और कॉन्सेप्ट जो है हमारा एपरेचर, RATURE। एपरेचर क्या होता है, एपरेचर जनरली क्या होता है, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस को क्या बोला जाता है, एपरेचर बोला जाता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। चलिए भैया ये सारे के सारे रिलेटेड टर्म्स थे जो हमें समझना था यहाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली मिरर्स के ही साइन कन्वेंशन यहाँ भी फॉलो अप होंगे। मतलब अगर ये मेरा क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस मैं मान के चलता हूँ, किसको, इसको एक स्फेरिकल सरफेस अगर मैं मान के चलता हूँ, तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा है तो ये क्या होगा, इसको इस तरह से बेंड करेगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या लिया जाता है,
पॉजिटिव लिया जाता है। अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ जाता है। और सारे डिस्टेंस हमें क्या, पोल से मेजर करना है। अबव हाइट जो होगी ये पॉजिटिव हाइट होगी, और जो नीचे हाइट बनेगी, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से मेजर करता हूँ और इसको आगे ट्रैवल कराता हूँ तो यहाँ जो मेरी इमेज बनेगी तो इमेज क्या होगी, नेगेटिव। ठीक, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम एक ठोक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा और उससे रिलेटेड एक आपको फॉर्मूला हमें मिलना वाला है। तो चलिए भैया उससे फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले एक स्फेरिकल सरफेस अपने लिए हम बना ही लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बना देता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ जनरली। अब मैं क्या करता हूँ, एक रे इधर साइड से ट्रेवल कराता हूँ, इसका सेंटर यहाँ, और जब ये रे यहाँ से ट्रेवल करेगी, एक रे यहाँ से निकल रही है, दूसरी रे यहाँ से निकल रही है। ठीक, एक ये ऑब्जेक्ट और यहाँ रखा हुआ है, ये एक रे ऊपर तरफ जा रही है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके ये आगे यहाँ तक जाएगी। ठीक, और यहाँ हमारा क्या बनाएगा, आई डैश इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर आई इमेज की फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसका यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से मैं सेंटर से पास कराते हुए क्या करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा कॉपी क्लियर है। अब ये वाला जो एंगल होगा उसे क्या मैं मान लेता हूँ, अल्फा मान के चलता हूँ। ये वाला एंगल को क्या मान लेता हूँ, बीटा मान के चलता हूँ। और ये वाला एंगल जो हो जाएगा इसे क्या मान के चलता हूँ, मैं गामा मान के चलता हूँ। ठीक, तो आप सारे टॉपिक्स को हम अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं इस पिक्चर को रिलेटेड। स्नेल्स लॉ हमारा बोलता है कि साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू हमारा जिस मीडियम से, अगर मैं इसको μ1 मान के चलता हूँ और इसको μ2, तो मेरा ये हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा हमारा μ2 बाय μ1, ये हो जाएगा इस तरह से। कॉन्सेप्ट स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, और इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या करता हूँ, क्रिस क्रॉस कर देता हूँ दोनों को। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई μ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, और ये क्या हो जाएगा μ2। अब यहाँ जो साइन आई और साइन आर है वो इतने छोटे हैं भैया ये एंगल, क्योंकि हम एक थिन स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव सरफेस की। इसीलिए साइन ऑफ आई इज सो स्मॉल दैट वी कैन राइट इट एज आई, एंड साइन ऑफ आर इज सो स्मॉल दैट वी कैन राइट इट एज आर। ठीक, इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 अगर मैं मान लेता हूँ तो इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन 3, और इसको अगर मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ये आ जाएगा पूरा, इस तरह से लिख दूंगा। तो मैं क्या हो जाएगा मेरा, म्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय इंटू आर लिख सकता हूँ। ये आ गया, ये आ गया दोनों। भैया ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए भैया यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए भैया आगे आते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को रब करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इस पार्ट को रब कर देते हैं। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दैट जो हमारा ये वाला फ्रॉम, अगर मैं ट्रायंगल ये ट्रायंगल से देखता हूँ, ट्रायंगल ओ, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ओ
और इसको अगर मैं क्या मान लेता हूँ, इस पॉइंट को x मान लेता हूँ, ओ एक्स सी इन ट्रायंगल ओ एक्स सी में मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल होता है। ये कॉन्सेप्ट भैया मैथ का है, आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। एक्सटर्नल एंगल जो होता है ये मतलब ये वाला एंगल वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल, तो ये दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल्स हो जाएंगे तो इसके सम के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू, या फिर आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा। अब भैया ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 4। अब ये वाले इन ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल इस बार मैं लेके चल रहा हूं, इन ट्रायंगल सी एक्स आई, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी एक्स आई। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, दैट जो बीटा एंगल है वो फिर से सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल। तो ये बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा। तो आर प्लस क्या हो जाएगा, गामा। ठीक, ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 नहीं बनाते हैं जनरली इसे, और इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस गामा, ये लिख सकता हूँ। ये आर को मैं यहीं छोड़ देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ये गामा को इधर साइड ट्रेवल करा देता हूँ। अब ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 5। अब ये जो हमारा इक्वेशन 5 है, 4 है और 5 की वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन x में पुट कर देंगे। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन इक्वेशन x में पुट कर देता हूँ। तो मैं i और r की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, मतलब μ1 इंटू आई की जगह अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकता हूँ, μ2 इंटू आर की जगह लिख सकता हूँ, आर की जगह क्या, बीटा माइनस गामा। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये सारी चीज़ों को रब करने वाला हूँ, लिख लीजिए। चलिए भैया, ये सारी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ तो स्पेस थोड़ा खाली अप हो जाएगा। ये थोड़ा मार्कर ना मिटते नहीं है ढंग से, जाने कौन सा कंपनी का लाया है भाई। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख के फिर से सॉल्व करता हूँ। अब इसको इसके साथ इंटू और इसको इसके साथ फिर से इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, μ2 इंटू अल्फ़ा प्लस μ1 इंटू अल्फ़ा एंड μ1 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स क्या लिख सकता हूँ, μ2 इंटू बीटा माइनस ऑफ μ2 इंटू गामा। ठीक, ये सारा किस तरह से इक्वेशन लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ तो जगह थोड़ा सा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि दैट यहाँ बीटा बीटा दोनों क्या है, कॉमन है। मेरे को यहाँ दोनों इक्वेशन में बीटा बीटा कॉमन देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको किस तरह से लिख लूँगा, μ2 इंटू या फिर म्यू अल्फ़ा, और ये क्या है, ये इधर साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा μ2 गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ1 ये μ2 बीटा, और ये प्लस है तो उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा तो μ1 बीटा। तो अगर इन दोनों इसमें इक्वेशन में मैं क्या निकाल सकता हूँ, बीटा को कॉमन निकाल सकता हूँ तो मैं इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की इक्वल्स टू लिख सकता हूँ बीटा जो कि हमारा कॉमन निकल आएगा, और मैं μ2 माइनस क्या लिख सकता हूँ, μ1। तो फाइनल ये आता है हमारा ये वाला इक्वेशन। ठीक, जनरली
आ गया भैया जो हमें चाहिए था। ठीक, अब सबसे सिंपल हमें करना क्या है, ये हो गया हमारा इक्वेशन और इसकी जगह मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, y। यही इक्वेशन हमें यूज़ करना है बाद में। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो हमें करना क्या है। अब हमें सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ एक्स सी में क्या लिख सकते हैं, दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अगर मैं यहाँ पास ओ एक्स सी सॉरी ले लिया हूँ, ये ओ एक्स पी और इससे एन होगा। जनरली पी और एन इतना छोटा डिस्टेंस है तो मैं इन दोनों को इक्वल मान के चलूँगा। पी और एन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो इतना छोटा रहेगा कि हम उसे क्या मान के चलेंगे, इक्वल मान के चलेंगे, मतलब इसे एन को पी ही मान के चलूँगा। ठीक, तो मैं जनरली अभी वही लिखता हूँ, तो इसकी जगह ओ एक्स एन लेके चलना है। ठीक, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, दैट एक्स एन वाई tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, हर बोले मतलब बेस। तो बेस क्या हो जाएगा भैया, ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। पोल से मेजर करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, एन ओ। ठीक, लिखूंगा। अब भैया यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट और जो हमें ऐड करना है, दैट हमारा पी एंड एन के बीच में, पी एंड एन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सम हाउ इक्वल्स टू एन। तो पी की जगह मैं एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। और जो हमारा tan है, tan अल्फा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब ये छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा एंगल होगा। तो इसकी जगह tan अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक, और tan बीटा की जगह tan बीटा लिख सकता हूँ, तो वो आगे जाके देखेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, p की जगह सॉरी n की जगह p। तो ये मेरा अल्फा इज इक्वल टू n की जगह x p हो जाएगा। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, NO की जगह, n की जगह फिर से क्या लिख सकता हूँ, p और इसे O। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा एक इक्वेशन। ठीक, इसको इक्वेशन को मान लेते हैं भैया a। और सिंपली हम सिमिलरली किसके लिए करेंगे, बीटा के लिए भी करेंगे। बीटा के लिए मतलब इन ट्रायंगल, बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्स एन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली लिख के हम एक ही चीज़ को बार बार ना दिखा के सिमिलरली लिख देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बीटा इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारा हो जाएगा पी सी। ठीक, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन बी। अब इसी तरह से इन ट्रायंगल गामा के लिए, इन ट्रायंगल एक्स एन और आई, एक्स एन आई और गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, गामा इज इक्वल टू एक्स पी परपेंडिकुलर एक्स पी, ये एक्स पी बाय क्या लिख सकता हूँ, पी आई। तो क्या लिख दूंगा इसकी जगह, पी आई। अब इस वैल्यू को क्या पुट करना है, हमें y इक्वेशन में पुट करना है। मतलब जो ये हमारा इक्वल्स टू बीटा u2 माइनस u1 था, इस वैल्यू में हमें y की जगह, इक्वेशन y में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। ठीक, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है। चलिए भैया पुट कर देते हैं तीनों वैल्यूज़ को और सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को। ओहो, चलिए भाई फिर भी अब मैं अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ जो हमारा आया था, मैं तो रब कर दिया हूँ, फिर से मैं अल्फ़ा की जगह निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स पी बाय
पी ओ बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स पी बाय पी सी। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ, तो इक्वेशन y में पुटिंग इन इक्वेशन y। ठीक, ए बी सी की वैल्यू हमें इक्वेशन y में पुट करना है सिर्फ और सिर्फ। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की जगह मैं एक्स पी बाई पी ओ लिख सकता हूँ। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल्स म्यू वन इंटू अल्फा की जगह एक्स पी बाय पी ओ, इसको क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में रख देता हूँ, प्लस म्यू टू, और उसकी जगह गामा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, गामा इज इक्वल्स टू एक्स पी बाय पी आई लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू गामा, सॉरी बीटा, बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीटा की जगह एक्स पी बाय पी सी लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक, और सबको मैं रब कर देता हूँ। अभी रात के करीबन 12 बज रहे हैं, बाहर से कुछ आवाज़ आई तो जिसके कारण मेरे को डर लग गया, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, और मैंने रब कर दिया, तो वही फट रही थी अंदर से। चलिए भैया, ये आगे हमारा इक्वेशन। अब थोड़ा सा नॉर्मल है, बाहर का माहौल, हवा ववा नहीं चल रही है, इसलिए मेरे